पाकिस्तान में अकाल चल रहा है। वहाँ पे आटे का अकाल है, चीनी का अकाल है, खाने का अकाल है, पहनने का अकाल है, पीने का अकाल है, हर चीज़ का अकाल है, सत्ता का अकाल है। तो हमारे यहाँ स्वर्णिम काल चल रहा है, वहाँ पे अकाल चल रहा है। हम जो है वो हमारा झंडा चांद पे जा रहा है, उनके झंडे पे चांद है, वो उससे ही खुश है। ये एक अंतर है हमारे उनके में। हमारे यहाँ पिछले 10 साल से एक ही प्रधानमंत्री है, उनके यहाँ पिछले 10 साल में ये 5वां प्रधानमंत्री आया है जो परसों आया है। आतंकवाद के खिलाफ अलग अलग देशों ने युद्ध लड़े हैं, कहीं उनको कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिली, कहीं नहीं मिली, लेकिन इंसर्जेंसी जो है, इंसर्जेंसी किसी मुल्क ने खत्म नहीं की जिस तरह से इंडिया ने, और इंडिया ने एक नहीं दो नहीं मल्टीपल इंसर्जेंसीज खत्म की हैं। तो वो वहाँ पे लोग आटों की लाइनों में मर रहे हैं सस्ता आटा लेने के लिए। वो आटा भी फ्री में नहीं मिल रहा था, मार्केट रेट से सस्ते रेट पे मिल रहा था, इसलिए मर गए वो। हमारे जो ग्लोब दुनिया में जो सीईओज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? हमारे सीईओज का अगर आप नाम लें तो सुंदर पिचाई है, सत्या नडेला है। उनके यहाँ पे सीईओज कौन है और उनके यहाँ के स्टार्टअप्स क्या है? उनके यहाँ का स्टार्टअप है जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अहले सुन्नत वल जमात, लश्कर जहांगवी, ठीक है, ये उनके स्टार्टअप्स हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर टाइगर फ्रंट, ये उनके स्टार्टअप्स हैं। उनके सीईओज कौन है? वही मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, फलाना ठिकाना। ये अंतर है हमारे उनके बीच का। ये हमारे उनकी समाज का अंतर है, हमारे उनके सोच का अंतर है, हमारे उनकी विचारधारा, संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों का अंतर है। उनकी जगह कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसको रिस्पेक्ट मिलती, बिकॉज वो इज्जत मोदी की नहीं है, वो भारत देश के प्रधानमंत्री की इज्जत है। और प्रधानमंत्री खुद भी जब भाषण देते हैं तो ये बोलते हैं कि आपने मेरा नहीं, आपने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान किया है। Narendra Modi, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। बहुत आभारी हूं। And here is the order as created by NATO. इमरान खान का क्यों कोई सम्मान करेगा? वो तोहफे बेच रहा है ब्लैक मार्केट में, वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम रियासत मदीना बनाएंगे, हम 100 साल आगे की सोच रहे हैं, वो 1400 साल पीछे की सोच रहे हैं। हमने गलवान में जब उन्होंने बदमाशी करने की कोशिश की तो हमने पटक के मारा है, घुस के मारा है, और 40 से ज़्यादा लोग मारे हैं उनके। दुनिया में कोई और देश नहीं है जिसकी इतनी हिम्मत हो कि 40-50 चाइनीज़ फौजियों को मार दे। भारत ने मारा है। इतने सारे खालिस्तानी लीडर हैं, वो अमेरिका कनाडा जाकर वहाँ बसे हुए हैं। भारत ने रोका क्या किसी को जाने से? नहीं रोका। आप वहाँ पे जाकर के आपको जो करना है कीजिए, हम यहाँ नहीं करने देंगे, हम पंजाब को डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। आप जाइए कनाडा में एक पंजाब बनाइए और वहाँ पे आपको दिल करता है उस पूरे पंजाब को आग लगा दीजिए, लेकिन जो पंजाब भारत में है यहाँ पे हम आपको कुछ नहीं करने देंगे। भारत ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम इंडियन पीनल कोड हमारा अपना खुद का होगा, अंग्रेजों का नहीं होगा। 3 बिल पेश किया है, सीआरपीसी हमारी अपनी होगी। तो हम उस बंधन से हम निकल रहे हैं, जो एक दासत्व का जो एक हमारे यहाँ पे जो भाव था, हम उससे निकल रहे हैं। अब हमारे यहाँ कानून हमारा अपना होगा। आप सिर्फ झंडा बदल देने से थोड़ी आप आज़ाद हो जाते हैं। सबसे बड़ी गुलामी होती है जहनी गुलामी, मानसिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है, उससे बड़ी कोई गुलामी नहीं होती। पाकिस्तानी जो आवाम है वो जहनी गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है। पाकिस्तान स्टेशन पे खड़ा है और ट्रेन जा चुकी है, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, और वो अभी भी इंतजार में कि नहीं ट्रेन आएगी। पहले मुल्क खुद बनाया था ना, मुल्क हिंदुस्तानियों से पूछ के तो नहीं बनाया था। जब मुल्क खुद बनाया था तो अपनी प्रॉब्लम्स भी खुद सॉल्व करे। उनको सोल्यूशन देना मेरा काम नहीं है, ना किसी भी भारतीय का काम है। वो अपना सोल्यूशन खुद ढूंढे, उसको बनाए, बिगाड़े, मुल्क को आग लगा दे। नन ऑफ माई बिजनेस एंड नन ऑफ माई कंसर्न। ना उनको हमें सलाह देनी चाहिए, ना हमें उनसे कोई हमदर्दी होनी चाहिए। हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, तो ले लिया है ना पाकिस्तान। चला रहे हो 70 साल से ना, 75 साल से चलाओ, देखो अगले 25 साल भी चलता है या नहीं चलता, सर्वाइव करता है या नहीं करता है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मैं हूं वैभव। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पिन कमेंट में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करें या नंबर स्क्रीन पे भी फ्लैश करते हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़ और मैं हूं संदीप। तो वैभव भाई, देश 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, पाकिस्तान भी मना ही रहा है। अंतर क्या देखते हैं भारत पाकिस्तान में 77वें स्वतंत्रता दिवस के बाद? आज भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? देखिए, हम इंडिपेंडेंस मना रहे हैं और उनके क्रिएशन को 76 साल पूरे हुए।
दोनों में अंतर है। हम 76 साल पहले आज़ाद हुए, हम बने नहीं हैं। हम पिछले 5-10 हज़ार साल से हम यहाँ पे हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारे लोग यहाँ पे 5,000-10,000 साल से रह रहे हैं। 75-76 साल तो उनको बने हुए हुआ है। वो जो आइडियोलॉजी है, वो जो विचारधारा है, टू नेशन थियरी, जो जिन्ना की कहते हैं कि भाई जिन्ना साहब की थियरी थी टू नेशन थियरी, तो उस थियरी को बने हुए 76 साल हो गए। तो अब उसका नतीजा क्या है वो देख रहे हैं, और घुमा फिरा के आप पाकिस्तान के ऊपर ही लेके आते हैं मुझे। नहीं, आप तो एक्सपर्ट हैं तो एक- पाकिस्तान की बात आप ही से की जाएगी। वो एक यागाना चंगेज़ी का एक शेर है कि कशिशे लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद। तो घुमा फिरा करके फिर वही हम वही पाकिस्तान है। वही पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान बहुत इंटरेस्टिंग नेशन है सर। हाँ, इंटरेस्टिंग से ज़्यादा मैं एंटरटेनिंग कहूँगा। तब वैभव भाई, आपकी नज़र में क्या बदलाव हुआ पाकिस्तान में और क्या बदलाव हुआ हिंदुस्तान में? आपका मतलब इन 75-76 सालों में जी जी। बदलाव तो बहुत हुआ है। हमारे यहाँ तो बहुत बदलाव हुआ है। अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे इस समय आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा जी। कि 75 साल पूरे हुए, अब अगले 25 साल जो है वो अमृत काल अमृतकाल। होंगे। और पाकिस्तान में अकाल चल रहा है। वहाँ पे आटे का अकाल है, चीनी का अकाल है, खाने का अकाल है, पहनने का अकाल है, पीने का अकाल है, हर चीज़ का अकाल है, सत्ता का अकाल है। तो हमारे यहाँ स्वर्णिम काल चल रहा है, वहाँ पे अकाल चल रहा है। ये आप अंतर कह सकते हैं। हमारा झंडा जो है वो चांद पे जा रहा है। चंद्रयान 3 अभी लॉन्च हुआ, पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। और पूरा देश जो है वो एकजुट था चंद्रयान को लेकर के। पिछला मिशन जो है हमारा फेल हुआ, लेकिन हमने दोबारा उसके ऊपर मेहनत की, हम दोबारा उठ के खड़े हुए और हमने इस बार फिर प्रयास किया। और अगर महादेव ने चाहा तो हम पहुँचेंगे वहाँ पे। तो हम जो है वो हमारा झंडा चांद पे जा रहा है, उनके झंडे पे चांद है, वो उससे ही खुश हैं। तो ये एक अंतर है हमारे उनके में। हमारे यहाँ पिछले 10 साल से एक ही प्रधानमंत्री है, उनके यहाँ पिछले 10 साल में ये 5वां प्रधानमंत्री आया है जो परसों आया है। तो ये भी अंतर है। जो लोकतंत्र की आप बात कर लीजिए तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तीसरा आप बात कर लीजिए कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो दुनिया की आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। फिफ्थ इकॉनमी। हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी रिसेंटली एक अपने पब्लिक एड्रेस में ये बात कही कि अगर तीसरा टर्म दिया गया तो मैं इस 5वें को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी पे मैं लेके जाऊंगा। ये प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट था, जो कि होपफुली जिस स्पेस से इंडिया ग्रो कर रहा है वो पहुंच भी जाएगा। तो ये एक हमारे यहाँ पे अचीवमेंट है। उनके यहाँ पे इकोनॉमी का ये हाल है कि अगला कर्ज कौन देगा। वहाँ प्राइम मिनिस्टर, अभी जब ये 5वां प्राइम मिनिस्टर लगाया जा रहा था तो उस समय ये कहा जा रहा था कि यार वो कोई वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तानी है उसको ले आते हैं, यार वो IMF में एक पाकिस्तानी है उसको ले आते हैं। कर्ज के लिए। हाँ, कि भाई उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो IMF या वर्ल्ड बैंक कर्ज दे देगा। तो ये अंतर है हमारी। अगर आप इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था की बात देखें, हमने टेररिज्म के ऊपर पिछले 20-25-30 साल से जो आतंकवाद का जो दंश भारत ने सहा है, भारत ने उसका बहुत सक्सेसफुली उसको डिफीट किया है। आप देखें कश्मीर में जो टेररिज्म शुरू हुई हमने उसको डिफीट किया। जो खालिस्तानी जो इंसर्जेंसी शुरू हुई पंजाब में, हमने उसको डिफीट किया, क्रश किया। आप उसके बाद आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में इतनी ढेर सारी इंसर्जेंसीज थी, नागा इंसर्जेंसी, मीज़ो इंसर्जेंसी, ये इंसर्जेंसी, वहाँ पे तो 8-10 इंसर्जेंसीज थी अलग अलग। उन सबको डिफीट किया इंडिया ने। इंसर्जेंसीज को डिफीट करने वाला बाय द वे इंडिया एक लौता देश है पूरी दुनिया में। इंसर्जेंसी, आतंकवाद के खिलाफ अलग अलग देशों ने युद्ध लड़े हैं, कहीं उनको कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिली, कहीं नहीं मिली, लेकिन इंसर्जेंसी जो है, इंसर्जेंसी किसी मुल्क ने ख़त्म नहीं की जिस तरह से इंडिया ने। और इंडिया ने एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल इंसर्जेंसीज ख़त्म की हैं और बिल्कुल अंत तक, कहते हैं जड़ तक जाकर के ख़त्म की हैं। कि आज की डेट में आप पंजाब में चले जाइए, आपको कोई खालिस्तानी बंदूक लेके घूमता हुआ नहीं मिलेगा। वैचारिक रूप से, विचारधारा के रूप से आपको सब समर्थन करने वाले मिल जाएंगे कि वो वैचारिक रूप से समर्थन करते होंगे, लेकिन हाथ में बंदूक पकड़ के कोई घूमने वाला नहीं मिलेगा। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, जो आज से 30 साल पहले जो हाल था, आज की डेट में उसका 5% क्या 3% भी नहीं रह गया। आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, जिन्होंने वो 90 का दौर देखा हो, 91 का, 92 का, उस दौर में और आज के दौर में आपको लगेगा कि वो कश्मीर वाकई में जन्नत है। वो दौर ख़त्म हो गया। पत्थरबाजी होती थी, वो ख़त्म हो गई। तो इंडिया ने सक्सेसफुली हर इंसर्जेंसी को, हर प्रकार के आतंकवाद को ख़त्म किया है। पाकिस्तान में आप दूसरे हाथ पे देख लीजिए, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस जो
पाकिस्तान पहले यूज करता था दूसरे कंट्रीज में टेररिज्म के लिए, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में भले ही कमी आई हो, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बढ़ गई हैं जो पहले किसी दूसरे देश में होती थी या पाकिस्तान के अंदर होती थी और पाकिस्तान के ऊपर हमले करती थी। जैसे आप बलोच इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको देखिए, उनके हमले इस पिछले 6 महीने में 50 से ज़्यादा हमले किए उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक चाइनीज़ कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया, मतलब एक पाकिस्तानी कॉन्वॉय के ऊपर, जिसमें कुछ 4-5 चाइनीज़ इंजीनियर्स जो है मारे गए और बहुत सारे पाकिस्तानी भी मारे गए। आप ये देख लीजिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, उसकी काडर में इंक्रीज़ हुआ है, वो काडर काफ़ी बड़ा हुआ है पहले से, और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स भी जो अफगानिस्तान में पहले बहुत डिस्क्रीटली ऑपरेट करते थे, अब ओपनली ऑपरेट करते हैं। कल जिस दिन पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस मतलब 14 अगस्त को आसिम मुनीर जी ने जब नेशन को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि हम अफ़गानिस्तान से अपील करेंगे, अफ़गानिस्तान से कहेंगे कि अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने ना दें। ये उनका स्टेटमेंट था। ये नहीं, वो अपील ही कर सकते हैं ना, लड़ तो नहीं सकते। लड़ने की कोशिश की थी इन्होंने। नहीं, लड़ेंगे कैसे? अब तो वो खेती करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज अब खेती करने जा रही है। आसिम मुनीर जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आर्मी चीफ है वहाँ पाकिस्तान के, उन्होंने अभी हाल ही में आज से 1 महीने पहले उन्होंने एक प्रोग्राम में अनाउंस किया और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये चीज़ को रीइटरेट किया कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है खेती किसानी का, ये आसिम मुनीर ने बोला है, ये इनका ब्रेन चाइल्ड है। वो कहते हैं हम अपनी अर्थव्यवस्था को खेती करके निकालेंगे बाहर, इस जो ये कुचक्र चल रहा है हमारे ऊपर इससे। तो अब वो खेती किसानी वाली फ़ौज हो गई है। अब वो खेती बाड़ी करेंगे, खाद वगैरह डालेंगे, धान के खेतों में पानी लगाएंगे सुबह उठ के 4 बजे ट्यूबवेल चला के। तो अब वो काम करने वाले हैं। भारत जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब स्टार्ट किया था तो उसने एग्रीकल्चर को फोकस किया था। तो भारत की फौज ने ये काम तब भी नहीं किया था और आज भी नहीं करती है। फौज तो उनके आप बताते हैं बहुत सारे काम करती है जो फौज को नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं अभी की बात बता रहा हूँ। अगर पाकिस्तान ये स्टार्ट करने जा रहा है तो भारत ने जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था तो उसने फोकस किया था एग्रीकल्चर को। मतलब भारत जहाँ 1947 या 50 के बाद जहाँ था, पाकिस्तान वहाँ से अब शुरू करने जा रहा है। अब वहाँ से वो शुरू करने जा रहे हैं। अब उनको समझ में आया है कि जिहाद से कुछ नहीं होगा। अब आप देखिए ना, आप जब बात कंपैरिजन की करते हैं तो आप ये भी सोचिए कि हमारे और उनके में देखिए कोई सिमिलैरिटी नहीं है, किसी भी लेवल पे कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आप देखिए वहाँ पे लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं। आपने खबरें सुनी, हमने उस पर प्रोग्राम भी किए हैं। डिफेंसिव ऑफेंस लाइन लग रही है, वो आटे की लाइन में लोग मर रहे हैं। हमारे यहाँ पे आप 3 साल से फ्री राशन दे रही है सरकार, और यहाँ पे किसान कंप्लेन कर रहे हैं कि बिकॉज सरकार हर गरीब आदमी को फ्री में राशन दे रही है, इसलिए हमारा अनाज बेचने में दिक्कत हो रही है, हमको हमारा जो दाम मिला करता था वो दाम नहीं मिल रहा है। वो एक पॉलिटिकल इशू है, मैं उसमें जा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये बात तो स्टैब्लिश हुई ना कि सरकार जो है वो लोगों को घर में बिठा के फ्री राशन दे रही है 3 साल तक, जब से कोविड आया था जी। और पूरे कोविड के दौर में आप ये देख लीजिए, लोग भारत में कोरोना के दौर में लोग हो सकता है कि कोरोना से मरे हो, वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे मरे हो, लेकिन भारत में आपको ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो भूख से मरा हो। कोई भी ऑफिशियल डेटा, कोई भी NGO ये प्रूव नहीं कर सकता कि ये आदमी था इस शहर में 140 करोड़ की आबादी में, ये एक शख्स था जो खाना नहीं मिलने की वजह से मर गया। तो ये अंतर आप देखिए, वो वहाँ पे लोग आटों की लाइनों में मर रहे हैं सस्ता आटा लेने के लिए। वो आटा भी फ्री में नहीं मिल रहा था, मार्केट रेट से सस्ते रेट पे मिल रहा था, इसलिए मर गए वो। ये भी एक अंतर है। आप हमारे यहाँ देख लीजिए, हमारे टैक्स रिफॉर्म्स हो गए, हमारे यहाँ GST आ गया, 1 नेशन 1 टैक्स। GST के ऊपर आपकी भी कंप्लेन हो सकती है, मेरी भी कंप्लेन हो सकती है। वो धीरे धीरे इवॉल्व करेगी, उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे दूर होंगे। बट हमने एक जो माइलस्टोन था कि एक देश में 10 प्रकार के अलग अलग टैक्स नहीं होने चाहिए, वो हमने सॉल्व कर दिया। अब इस देश में 1 नेशन 1 टैक्स हो चुका है। और वहाँ पे क्या है, वहाँ पे FBR के चेयरमैन थे शब्बर जैदी, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, जो कि सबसे बड़ी टैक्स बॉडी है पाकिस्तान की, उसके चेयरमैन थे शब्बर जैदी। शब्बर जैदी का भी 10 दिन पहले का स्टेटमेंट है, उसके ऊपर यहाँ जाहिर सी बात है इंडिया में तो बात नहीं होती, बट आप वो स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा कि मैंने जो नकली, फर्जी, अनरजिस्टर्ड सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लगी हुई हैं, जब मैंने उनके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की, उनको रेगुलराइज करने की कोशिश की, उनको बंद करने की कोशिश नहीं की थी। मैंने बस इतना चाहा कि वो रेगुलराइज हो जाए ताकि टैक्स नेट में आए और जो बेच रहे हैं वो टैक्स पे करे। क्या मेरे पास फोन आ गया प्राइम मिनिस्टर का कि नहीं, मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर का फोन आया कि नहीं करो,
मत करो आप। क्या प्राइम मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन करके बुलाया और मुझे बिठा करके मना किया कि आप ये काम नहीं करेंगे। क्या मैंने जब ईरान से जो स्मगलिंग होती है, ईरान से जो तेल स्मगल होता है और खाने पीने की जो चीज़ें स्मगल होती हैं पाकिस्तान में, क्या मैंने जब वहाँ पे उन जो स्मगलर्स थे उनके ऊपर जब मैंने हाथ डालने की कोशिश की, तो जो क्वेटा का कोर कमांडर है आसिफ गफूर, जो पहले DGISPR हुआ करते थे, क्या क्वेटा के कोर कमांडर ने मुझे फ़ोन करके धमकी दी कि तुम ये काम नहीं करोगे। अच्छा, कहते कि 300 करोड़ रुपए महीने का रेवेन्यू आता है सिर्फ कोर कमांडर क्वेटा को, क्या उसने वो नहीं करने दिया। क्या पेशावर में जो सरिया माफिया हमारे यहाँ पे, मैंने उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की कि जो सरिया जो अनरजिस्टर्ड है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, वो सस्ते में बिकता है, और जो रजिस्टर्ड कंपनीज है जो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, अगर जब वो सरिया बेचती हैं तो वो सरिया जो है वो महंगा बिकता है, बिकॉज उसके ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स होता है। क्या उसके लिए मेरे पास वहाँ की पार्लियामेंट का स्पीकर आ गया मेरे पास, कि मेरे ऑफिस में आके बैठा और बोला अगर तुम ये काम करोगे, तुम इस कंपनी को, इन सरिया वालों पर अगर तुम टैक्स लगाओगे तो फिर मैं भी तुमको रहने नहीं दूंगा। इतना बड़ा प्रेशर, इतना बड़ा प्रेशर। और आ जाइए आप, हमारे यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन आया वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो दुनिया में जो CEOs हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो कौन कौन से हैं। हमारे CEOs का अगर आप नाम लें तो सुंदर पिचाई है, सत्या नडेला है, और भी बहुत सारे हैं। ये हमारे CEOs हैं जो दुनिया भर की कंपनीज में काम करते हैं, उनको चला रहे हैं, उनको ग्रो कर रहे हैं। उनके यहाँ पे CEOs कौन है और उनके यहाँ के स्टार्टअप्स क्या है। उनके यहाँ का स्टार्टअप है जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अहले सुन्नत वल जमात, लश्कर जहांगवी, ठीक है। ये उनके स्टार्टअप्स हैं। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर टाइगर फ्रंट, ये उनके स्टार्टअप्स हैं। उनके CEOs कौन है? वही मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, फलाना ढिकाना। ये अंतर है हमारे उनके बीच का। ये हमारे उनकी समाज का अंतर है, हमारे उनके सोच का अंतर है, हमारे उनकी विचारधारा, संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों का अंतर है। तो ये अंतर है, और यही नतीजा है कि आज वो वहाँ खड़े और हम यहाँ खड़े हैं। अब आप देखिए, इंडिया में एक बहुत बेसिक सी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हमने बहुत बड़ी बड़ी की है। आप QR कोड्स को ले लीजिए। हमारे यहाँ QR कोड्स का रिवॉल्यूशन आया। आपको याद होगा, इंडिया के बहुत बड़े बड़े जो थिंकर्स थे, पत्रकार थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो नेशनल टेलीविजन पे रवीश कुमार जैसे जो बैठ के बोलते थे कि क्या अब जो सड़क के किनारे जो बैठ करके सब्जी बेच रहा है वो अब कैशलेस इकोनॉमी चलाएगा। क्या जो ठेला लगा के फल बेच रहा है, क्या वो कैशलेस बिजनेस करेगा। आपको याद होगा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय ये प्रोग्राम किया था रवीश कुमार ने, और रवीश कुमार ने ही नहीं, उसके जैसे बहुत सारे लोगों ने किया था, और नेशनल टीवी पे बैठ के किया था। और आज क्या है, राजस्थान में बैलगाड़ी पे गुड़ रख के बेचने वाला या अनाज रख के बेचने वाला व्यक्ति जो है, वो उसके बैलगाड़ी पे पीछे जो अनाज रखा होता है उसके साथ में QR कोड भी रखा होता है। आप यहाँ पे चले जाइए, दिल्ली में, नोएडा में, बनारस में, इलाहाबाद, कानपुर, छोटे छोटे शहरों में। मैं साउथ इंडिया की आपको बात बताता हूँ। मैं साउथ इंडिया में तमिलनाडु के एक गांव में गया। वहाँ गांव में वो एक व्यक्ति जो है वो ज़मीन पे बैठ करके QR कोड लेके बैठा हुआ था। और ये मैंने सिर्फ तमिलनाडु के गांव में नहीं, ये पैन इंडिया ये चीज़ है। तो QR कोड का हमारे यहाँ रिवॉल्यूशन हुआ है। हमारे यहाँ पे चीज़ें सिंप्लीफाई की गई, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे शब्बरदर्दी क्या रो रहा है, इनसे क्या हुआ, इन QR कोड से टैक्स की चोरी बची है। कैश इकोनॉमी का कोई पुरसाने हाल नहीं होता है, उसका कुछ पता नहीं होता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, बिकॉज तो सब कैश में। जैसे आप रिश्वत जब देते हैं तो कोई रिश्वत जो है आपसे UPI पे लेता है, रिश्वत कोई चेक पे लेता है। रिश्वत हमेशा कैश ली जाती है क्योंकि उसका ट्रेस ना हो। तो ये हमारे यहाँ इससे टैक्स की चोरी बची है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा चेंज आया है। वहाँ पे शब्बरदर्दी अलग रोना रो रहा है। वहाँ पे प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट का स्पीकर, फौज का कोर कमांडर ये मना कर रहे हैं कि तुम मत करने दो, चोरी होने दो, क्योंकि वो सिस्टम के बेनिफिशियरीज हैं, उसके लाभार्थी हैं वो। तो वैभव जी, जब ये आपके इमरान खान बोलते हैं कि ये लोग चोरों की मंडली है, तो यार आप इमरान खान की क्या बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी अमेरिका गए थे, वहाँ उनको स्टेट विजिट था। उनको, वो कहीं भी जाते हैं दुनिया में, उनको वहाँ पे रिस्पेक्ट मिलती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो मोदी हैं, उनकी जगह कोई भी प्रधानमंत्री होता तो उसको रिस्पेक्ट मिलती, बिकॉज वो इज्जत मोदी की नहीं है, वो भारत देश के प्रधानमंत्री की इज्जत है।
और प्रधानमंत्री खुद भी जब भाषण देते हैं तो ये बोलते हैं कि आपने मेरा नहीं, आपने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान किया है। Narendra Modi, au nom de la République française, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। बहुत आभारी हूँ। And here is the order as created by Nat. अभी जब वो फ्रांस गए थे तो फ्रांस में भी जाकर उन्होंने यही बात बोली कि आपने ये मेरा सम्मान नहीं किया है, आपने 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान किया है। तो वो भारत देश के प्रधानमंत्री इमरान खान का क्यों कोई सम्मान करेगा? वो तोहफे बेच रहा है ब्लैक मार्केट में, उसको जो स्टेट गिफ्ट मिला है, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम जो भी किया था जब वो जेल गया था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से वो तोहफे आते थे और उसको वो अपने चेलो चपाटों को देता था कि तुम इसको बेचाओ। अब अमेरिका का प्रधानमंत्री, फ्रांस का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री तुम्हें कोई तोहफा देता है और तुम उसको ला करके यहाँ पे जो है उसको लेकर के बोली लगाने बैठ जाते हो कि इसको बेचो, कितने का बिकता है ये, और वो सारा का सारा पैसा कैश जो है वो तुम लेकर के अपने घर चले जाते हो। तो इमरान खान चोरी और इमरान खान जो है ना, ये मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब ये कोई मैच नहीं है, ये बहुत विरोधाभासी बात है। देखिए, हम फॉरवर्ड लुकिंग देश हैं, हम आगे की तरफ जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यार हम एआई में क्या कर सकते हैं, हम मॉडर्न स्टेट कैसे, और मॉडर्न स्टेट कैसे बन सकते हैं, हम और विकास कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां हमें और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वहाँ पे वो उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम रियासत मदीना बनाएंगे। हम 100 साल आगे की सोच रहे हैं, वो 1400 साल पीछे की सोच रहे हैं कि 1400 साल पहले जो सिस्टम था हमको वो सिस्टम बनाना है, हमको 100 साल आगे वाला नहीं बनाना है। ये अंतर है हमारे और उनके में। हम फॉरवर्ड लुकिंग लोग हैं, वो हम आगे की यात्रा पे हैं, वो पीछे की यात्रा पे हैं। हमारी आगे की यात्रा की जो गति है वो हो सकता है थोड़ी धीमी हो, कुछ लोगों को धीमी लगे, लेकिन है आगे की यात्रा। उनकी गति बहुत तेज है लेकिन वो पीछे की तरफ जा रहे हैं बहुत तेजी से। तो ये भी देखिए, हमारे यहाँ उनके यहाँ एक अंतर है। और कहते हैं ना, यू आर नोन बाय द एनिमीज यू कीप। यस, ठीक है। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन चीन है। मैं बहुत क्लियर लैंग्वेज में, बहुत क्लियर टर्म्स में बात कर रहा हूँ। आज की डेट में अगर आप किसी भारतीय से पूछेंगे भारत सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो बोलेगा चाइना। ठीक है। तो हमने अपने से 10 गुना बड़ा दुश्मन बनाया हुआ है, जिसकी अर्थव्यवस्था हमसे बहुत बड़ी है, जिसकी फौज हमसे बहुत बड़ी है, उनकी टेक्नोलॉजी भी हमसे ज़्यादा है, सब कुछ हमसे बेहतर है उनके पास, लेकिन फिर भी हम उनसे टक्कर ले रहे हैं। हमने गलवान में जब उन्होंने बदमाशी करने की कोशिश की तो हमने पटक के मारा है, घुस के मारा है, और 40 से ज़्यादा लोग मारे हैं उनके। दुनिया में कोई और देश नहीं है जिसकी इतनी हिम्मत हो कि 40-50 चाइनीज़ फौजियों को मार दे। भारत ने मारा है। 67 में हमने उनको रेजांगला में छठी का दूध याद दिला दिया था, भाग गए थे वहाँ से। और उस समय भी जो उनकी जो टोटल स्ट्रेंथ थी, जो टोटल फौजी थे, हमसे कुछ 6-7 गुना ज़्यादा थे वहाँ पे। तो चीन को आज से नहीं, चीन को बहुत शुरुआत से 1962 में एक फेलियर हुआ जो कि मिलिट्री फेलियर नहीं था, वो पॉलिटिकल फेलियर था। नेहरू ने इंडियन एयरफोर्स नहीं यूज़ करने दी फौज को। फौज चीखती रह गई कि हमको एयरफोर्स यूज़ करने दो, बट नेहरू रिफ्यूज्ड। उसका खामियाजा ये हम भुगत रहे हैं कि आज अक्साई चीन हमारे पास नहीं है। अगर एयरफोर्स यूज़ करने दी होती, और हमारी एयरफोर्स चाइनीज़ एयरफोर्स से 5 गुना बेहतर थी उस वक्त। लेकिन हमको हमारा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल था वो हमको नेहरू ने नहीं यूज़ करने दिया। और ये कोई दावा मेरा नहीं है, किताबें लिखी जा चुकी हैं, उस समय के जो फौजी हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट किया ये सारे फैक्ट्स। तो ये सारी की सारी ये रियलिटीज़ हैं। हमने दुनिया को दिखाया है कि हम कौन हैं। वैभव भाई, एक चीज़ बताइए, भारत ने एक दुश्मन बनाया चाइना, लेकिन भारत ने दुश्मन नहीं बनाया है। देखिए, जब आप ये बात करते हैं ना, भारत ने दुश्मन बनाया, मतलब पाकिस्तान ने एक दुश्मन बनाया है जिसका नाम भारत है। पाकिस्तान ने एक विचारधारा को जन्म दिया है कि हिंदू जो है वो आएगा और पूरे पाकिस्तान को खा जाएगा। ये जो दुश्मन बनाने वाली जो आइडियोलॉजी है, ये पाकिस्तानी आइडियोलॉजी है। हमने दुश्मन क्रिएट नहीं किया है। डोकलाम में हो, गलवान में हो, जहाँ पे भी है वहाँ पे चीन ने एग्रेशन दिखाया है, हमने नहीं किया है। हम पाकिस्तान की तरह कारगिल में आके नहीं घुस रहे थे, हम चाइनीज़ टेरिटरी में नहीं जाके घुस रहे थे, वो हमारी टेरिटरी में आने का प्रयास कर रहे थे, जिसको हमने
पीछे ढकेला है। तो जब आप ये बात करते हैं कि हमने एक दुश्मन बनाया है, तो ये जो टर्म आप यूज़ कर रहे हैं ये गलत है। भारत खड़ा हुआ है कि तुम चाइना हो, चाहे तुम रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो हो, हम अपनी टेरिटरी का अब 1 इंच ज़मीन भी किसी को लेने नहीं देंगे, और ना किसी की ज़मीन लेंगे। हमको किसी की ज़मीन नहीं चाहिए। जो हमारी है हमको सिर्फ हमें वो बचा के रखनी है, और जो दूसरे के पास हमें वो वापस लेनी है। हम किसी दूसरे की ज़मीन पे हम क्यों कब्जा करें? हमारे पास देश पहले इतना बड़ा है, हमको क्या ज़रूरत है हम किसी दूसरे की ज़मीन लेने जाएं? वही पाकिस्तान की ज़मीन क्यों? क्योंकि सिर्फ ज़मीन आप नहीं लेते हैं ना, फिर वहाँ के लोग भी लेते हैं। इन पाकिस्तानियों को कौन लेगा? जब आप ये कहते हैं कि भाई आप ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब दोनों ले लीजिए, तो फिर जो आप वेस्ट पंजाब की बात करते हैं, तो फिर उस वेस्ट पंजाब में तो मसूद अजहर भी आएगा, हाफिज सईद भी आएगा, ठीक है, फिर उसके जो जितने गुर्गे हैं वो भी आएंगे, उस मानसिकता उस विचारधारा के लोग भी आएंगे। तो आपको वो लोग चाहिए क्या? नहीं, एकदम नहीं चाहिए। आपको कराची में रहने वाले जो ये पॉकेट मार, ये जो खून करने वाले, डकैतियाँ डालने वाले, आपको वो चाहिए क्या? आपको सिंध में रहने वाला मियाँ मिट्ठू जो हिंदू बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराता है बंदूक की नोक पे, आपको वो चाहिए क्या? आपको खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हुए टीटीपी के, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के और इस तरह की जो तंजीमें हैं, इनके जो टेररिस्ट हैं, वो चाहिए क्या आपको? अगर आपको चाहिए तो आप लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ ज़मीन कभी नहीं लेते, वहाँ के लोग भी आपको लेने पड़ेंगे। तो इन चीज़ों का देखिए, आप अपने शरीर से कोई हिस्सा काट के तब निकालते हैं ना जब उसमें गैंग्रीन हो जाता है, जब उसमें कैंसर हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया के पहले ऐसे लोग हैं जो कहते नहीं, जिस हिस्से में कैंसर हुआ है ना वो हमारे शरीर में वापस लगाओ, तुम जो काट के निकाले हो ना उसको निकालो मत, इसको वापस लगाओ। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी इसको निकाल दिया था। तो पीओके की जो बात करते हैं हम, हमारे तो पाकिस्तान वो जो हमारा कब्जा कर रखा है जो एरिया उसने, तो आप जब उसको हम अपने में जब भी लेंगे तो उनके लोग को क्या हम हटा देंगे वहाँ से? मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आप पीओके की बात करते हैं तो क्या पीओके, देखिए पीओके के रहने वाले भी आपके लोग हैं। और आप ये भी देख लीजिए, पीओके में जो लोग रहने वाले हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हों, ये आप जो कहते हैं ना आज़ाद जम्मू कश्मीर सो कॉल्ड, वहाँ के लोग हों, ये लोग आपके अपने लोग हैं, इनको आपको लेना पड़ेगा। और आप ये भी याद रखें कि ये वो एरिया है जहाँ से कभी भी कोई टेररिस्ट लीडर नहीं निकला। टेररिस्ट लीडर्स कहाँ से निकलते हैं? वो पंजाब से निकलते हैं, वो सिंध से निकलते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा से निकलते हैं। टेररिस्ट लीडर कोई भी बलूचिस्तान से या पीओके से, गिलगित बल्तिस्तान से कभी कोई नहीं निकला। एक मेजर नाम आप नहीं ले सकते। नॉट वन मेजर नेम इज़ फ्रॉम दीज 2 रीजन्स। तो हमको इन चीज़ों पे देखिए, जब आप बात करते हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। उनमें से अब आप बताइए कि क्या जो आज जो कश्मीर का हिस्सा हमारे पास है, जिसको घाटी कहते हैं, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में जितने भी देखिए, जो जिसने बंदूक उठाई बुरहान वानी, उसको मार दिया आपने, ठीक है, उसके लिए तो कहीं कोई सिंपैथी नहीं है। बंदूक तो जो उठाएगा वो 6 गज नीचे जाएगा, मतलब ये फिक्स है। लेकिन क्या गिलानी को आपने गोली मार दी थी? क्या मीरवाइज को आपने गोली मार दी थी? क्या इस तरह के जो ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने भी थे, इनको आपने सबको गोली मार दी थी? ये यहाँ पे थे, आपने सीधा किया, सीधे हो गए ना। आपने थोड़ा सा टाइट किया, स्क्रू दिल्ली से बैठ के आपने घुमाया तो बिल्कुल सीधे हो गए, बिल्कुल भारत माता की जय, बिल्कुल एकदम शराफत से रह रहे हैं। अब उनको नहीं कोई रियासत मदीना अब कश्मीर बनानी है, अब नहीं नारा लगा रहे सड़क पे निकल करके कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज तो कोई एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे चल रही है कि टेररिस्ट का भाई है, वो कह रहा है कि मैंने तिरंगा लहरा था अपने घर से, उसने कहा है कि मैं दिल से भारतवासी हूँ, दिल से तिरंगा लहरा था, कोई दबाव या कोई प्रेशर नहीं था इस मेरे ऊपर। अब देखिए, दिल का हाल तो कोई किसी की नहीं जानता। तो ऐसे लोग हैं, आपको ऐसे लोग हर दुनिया के हर देश में मिलेंगे। लेकिन जब तक वो चीज़ें अपने दिल में रखें और दिल में रखते रखते इस दुनिया से खर्च हो जाएं तो बेहतर है उनके लिए, और उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, उनके परिवार के लिए बेहतर है, हर चीज़ के लिए बेहतर है। तो आप ना माने अपने आप को, आप अपने आप को अमेरिकन मानने वाले को कौन रोक सकता है? अगर आपको ज़्यादा शौक है, आपको ज़्यादा फील होता है, आप चले जाइए यहाँ से। हिंदुस्तान ने कभी किसी को, क्या गवर्नमेंट के लेवल पे कभी ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान ने ये बोला हो
कि भाई फला शख्स जो है वो हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए। आज तक कभी ऐसा हुआ है? हम तो सिटीजनशिप दे रहे हैं, अदनान सामी को दिया हमने। नहीं, हम नहीं, हमने किसी को रोका भी नहीं है। जिसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेनी है वो जाए, वो रहे ना उस नरक में, किसी का क्या जाता है। आपको बांग्लादेश का मन करता है आप वहाँ जाइए, आपको अमेरिका का वीज़ा मिलता है, आपको वहाँ की नागरिकता मिलती है, जाइए। हिंदुस्तान थोड़ी रोकता है किसी को। इतने सारे खालिस्तानी लीडर हैं, वो अमेरिका कनाडा जाके वहाँ बसे हुए हैं। भारत ने रोका क्या किसी को जाने से? नहीं रोका। आप वहाँ पे जा करके आपको जो करना है कीजिए, हम यहाँ नहीं करने देंगे। हम पंजाब को डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। आप जाइए कनाडा में एक पंजाब बनाइए और वहाँ पे आपको दिल करता है उस पूरे पंजाब को आग लगा दीजिए, लेकिन जो पंजाब भारत में है यहाँ पे हम आपको कुछ नहीं करने देंगे। बाकी आपने दिल में क्या रखते हैं वो आपका अपना मसला है। और इसी चीज़ का आज कनाडा और यूएस में और इंग्लैंड में जितने भी ये पंजाब से गए हुए खालिस्तानी बैठे हुए हैं, इनमें से 99% वो लोग हैं जिनको वहाँ का वीज़ा चाहिए था, वीज़ा नहीं मिलना था, तो यहाँ से वहाँ पहुँच गए और वहाँ से नागरिकता लेने के लिए पॉलिटिकल असाइलम ले लिया कि भाई क्योंकि मैं खालिस्तानी हूँ, मेरी एक पॉलिटिकल विचारधारा है, इसलिए मुझे वहाँ पे परसिक्यूशन का सामना है, इंडियन स्टेट जो है वो मुझे मारेगी और मुझे जान से मार देगी, इसलिए मुझे यहाँ पे शरण दी जाए और मुझे नागरिकता दी जाए। तो पॉलिटिकल असाइलम लेके बैठे हुए 99% वो खालिस्तानी लीडर्स हैं वहाँ पे, जो सिर्फ कनाडा जाने के लिए उन्होंने ये बहाने बनाए। और मैं इनमें उनको सिर्फ लीडर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, जो खालिस्तान के सपोर्टर्स भी हैं वेस्ट में, वो भी उसमें हैं। ऐसे ही लोग हैं। सिमरनजीत सिंह मान जो खालिस्तानी लीडर है, अभी लोकसभा का सांसद भी बन गया, सिमरनजीत सिंह मान ने खुद एडमिट किया है कि मैंने 50,000 लोगों को जो है अपने लेटर पैड पे 5-5 हज़ार रुपये लेकर के मैंने उनको लेटर इशू किए हैं इस बात के कि हाँ इनको जो है यहाँ पे परसिक्यूट किया जाएगा, इसलिए उनको वहाँ पे जो है शरण दी जाए। अच्छा, उसने एडमिट किया ऑन रिकॉर्ड। अभी सांसद है, वो लोकसभा में बैठा हुआ है। जाते नहीं है लेकिन लोकसभा वो अभी बाई इलेक्शन जीते थे भगवत मान की सीट से जो। तो इस तरह के लोग हैं। तो आप अपने दिल में जो रखते हैं रखें। आपको बाहर जाना है बाहर जाए, आपको यहाँ रहना है। भारत आगे बढ़ रहा है और अगर आपको इस बढ़ते हुए भारत के साथ आगे बढ़ना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको भारत में अगर रहना है तो भारतीय बन के रहना होगा। भारत के जो कानून है उस कानून का, उस संविधान का आपको पालन करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट होगी, आप उस गवर्नमेंट से, आप मेरे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इस गवर्नमेंट से, आपको पता है। बहुत सारी पॉलिसी मैटर्स में मेरे डिफरेंस है इस गवर्नमेंट के साथ, लेकिन क्या मैं इस गवर्नमेंट को सिर्फ 24 घंटा इसलिए गाली देना शुरू कर दूं कि वो अच्छा काम करे तो भी गाली दूं और जो गलत करे उस पर तो बोलूं ही? क्योंकि मेरे इसके साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं 2-4 मुद्दों के ऊपर, तो मैं इस गवर्नमेंट को 24 घंटा गाली दूं? ये कहाँ तक न्याय संगत है? अगर गवर्नमेंट 10 अच्छे काम कर रही है तो उन 10 अच्छे कामों की तारीफ करना भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर एक गलत करती है तो उसके ऊपर ये भी बताना मेरी जिम्मेदारी है कि हाँ देखिए इसमें ये कमी है, इसको आप ठीक कीजिए। और देखिए, सरकार चलाना और देश चलाना ये बहुत अलग चीज़ है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लोगों को लगता है कि यार एक कानून आया है, इस कानून में यार ये चीज़ क्या सरकार ने डाल दी। यार प्रधानमंत्री मोदी हर चीज़ नहीं ड्राफ्ट करते, तो उतना बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देना पड़ेगा। आखिर जो भी बिल होता है वो लोकसभा में, राज्यसभा में प्रेजेंट क्यों किया जाता है कि इसके अंदर जो कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, वो उसमें अमेंडमेंट किया सके, विपक्ष अपनी सलाह दे। तो भेजा जाता है स्टैंडिंग कमेटी में, वहाँ पे वो बोलते हैं भाई इसमें जो 50 चीज़ें आपने डाली हैं इस नए कानून में, इसमें से ये 4 चीज़ें गड़बड़ है। सरकार उनको अमेंड कर देती है, ठीक है, हम ठीक है, हम इसमें ये हटा देते हैं, इसमें ये इसकी जगह पे ये इंक्लूड कर देते हैं। उसके बाद भी अगर वो पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करता वो बिल, तो सिविल सोसाइटी उसके ऊपर प्रेशर डालती है, लोग उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, सोशल मीडिया है, फिर सरकार उन चीज़ों को नोटिस करके फिर और इम्प्रूवमेंट करती है उसमें। तो ये देश चलाना भी बहुत मुश्किल चीज़ है। हमको यहाँ बैठे बैठे लगता है लोगों से अपनी नौकरी चलती नहीं है, एक दुकान चलती नहीं ढंग से, अपने एक दुकान में चोरी रोक नहीं पाते। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है, हमारी सोसाइटी की ये हकीकतें हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिजनेसेस कर रहे हैं, उन बिजनेसेस में वो चोरी नहीं रोक पा रहे। कहते यार हर महीने मेरे इतने पैसे निकल जाते हैं, वो मान लेते हैं कि इतना होगा, वो उसको नॉर्मलाइज कर लेते हैं, ठीक है, यूज्ड टू हो जाते हैं। तो आप एक सरकार से जो कि इतना वृहद स्ट्रक्चर है, उसमें इतने हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो वो चेक्स एंड बैलेंसेस अचानक से वहाँ पे कैसे आ जाएंगे उतने ढेर सारे? सरकार कोशिश करती है, उसमें जितने आ पाते हैं वो आ पाते हैं, जो नहीं आ पाते वो नहीं आ पाते, फिर आपको उसको लेकर के आपको यूज टू होना पड़ेगा। बट इन गवर्नमेंट देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है।
एंड आप देखिए अभी चूंकि ये कानून की बात चल रही थी, अब देखिए हम बहुत बड़ी चीज करने जा रहे हैं। हम नई आईपीसी और सीआरपीसी लॉन्च करने जा रहे हैं। एक जो अंग्रेजों का जो एक कानून था, आज तक तो भारत में अंग्रेजों का बनाया हुआ आईपीसी और सीआरपीसी चल रहा था ना। 302 भारत में भी कत्ल का मुकदमा आईपीसी का, और 302 जो है वो पाकिस्तान में भी है। तो इंडियन पीनल कोड और पाकिस्तानी पीनल कोड, ताजीरात हिंद और ताजीरात पाकिस्तान सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बहुत छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, 90% सेम है। तो भारत ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम इंडियन पीनल कोड हमारा अपना खुद का होगा, अंग्रेजों का नहीं होगा। तो 3 बिल पेश किया है। सीआरपीसी हमारी अपनी होगी। तो हम उस बंधन से हम निकल रहे हैं, जो एक दासत्व का जो एक हमारे यहाँ पे जो भाव था, हम उससे निकल रहे हैं। अब हमारे यहाँ कानून हमारा अपना होगा। आप सिर्फ झंडा बदल देने से थोड़ी आप आज़ाद हो जाते हैं। सबसे बड़ी गुलामी होती है जहनी गुलामी, मानसिक गुलामी सबसे बड़ी गुलामी है, उससे बड़ी कोई गुलामी नहीं होती। पाकिस्तानी जो आवाम है वो जहनी गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है। किसकी? वो स्टेटस को के गुलाम है, वो रूलिंग एलीट के गुलाम है, वो इस्लामिक थियोलॉजी के गुलाम है। वो उसके बाहर नहीं सोच सकते, उनके यहां सोचना भी अलाउड नहीं है। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, मैं कह रहा हूं कि वो हर तरह से मानसिक रूप से गुलाम कौम है। वो पूरी जहनी तौर पे गुलाम है। वो एक बंदे को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि किसी तीसरे बंदे ने बोला होता है कि मैंने सुना, कोई चौथा बंदा इसके बारे में ये कह रहा था कि इसने जो है प्रॉफेट मोहम्मद की गुस्ताखी की है। वो इतना भी कोशिश नहीं करती कि वो बैठ करके उससे पूछे कि तुमने गुस्ताखी की है, नहीं की है, अगर की है तो एग्जैक्टली क्या तुमने कहा था। क्यों? क्योंकि वो जो मुल्ला है, मुल्ला ने उसको जहनी रूप से गुलाम बना के रखा हुआ है। वो लोगों की जान लेने से पहले नहीं सोच रहा, और ये सोच के मार रहा है कि इसको मार के मैं जन्नत चला जाऊंगा। अगर मैंने इस बंदे को मार दिया तो मेरी जन्नत कंफर्म है। आप सोचिए कि कितनी मेंटल स्लेवरी की कौम है वो, जहनी तौर पे किस तौर पे गुलाम है। मैं आपको जो 2 अचीवमेंट बताता हूँ पाकिस्तान की। पहली अचीवमेंट तो ये कि 12 साल लगातार डेमोक्रेसी हुई। अब उनके जो नए पीएम आए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, तो 12 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसके लिए तो कहेंगे कि हम। लेकिन आप ये भी मानिए कि वो 12 साल उनके यहाँ डेमोक्रेसी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट उस 12 साल में कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाया। वो एक अलग मैटर हो सकता है। अरे कोई एक मैटर हो सकता है, मतलब 5-5 साल में 3-3 4-4 प्रधानमंत्री आए हैं। ये कैसी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी होता है ना कि भाई प्रधानमंत्री जनता का चुना हुआ लीडर होता है। तो जनता के चुने हुए लीडर को कैसे हटा दिया तुमने? और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कम से कम 7-8 प्रधानमंत्री बदल चुके हो वहां पिछले 10 साल में। सिर्फ पिछले 10 साल की बात करूं, नवाज शरीफ से शुरुआत हुई और काकड़ साहब पे आके खत्म हुई है। अभी खत्म सिलसिला तो अभी चल ही रहा है। आपके हिसाब से चुनाव अभी तो होने नहीं है? अभी तो नहीं होंगे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि जब से आप ये 12 साल की आप बात कर रहे हैं, ये 12 साल की शुरुआत जब पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीता था, आसिफ अली जरदारी जब प्रेसिडेंट बने, तब से ये कहानी शुरू हुई है। तब से लेकर अब तक कितने प्रधानमंत्री चेंज हो गए? लगभग 10 प्रधानमंत्री चेंज हो गए 12 साल में। 10 यानी हर साल एक प्रधानमंत्री, एक साल। तो वैभव भाई, जैसे आपके हिसाब से तो पाकिस्तान जो है रिग्रेसिव मोड में है और इंडिया प्रोग्रेसिव मोड में है। आप भारत और पाकिस्तान के फ्यूचर को कहाँ देखते हैं आगे 10 साल बाद? देखिए 10 साल बाद नहीं, 50 साल बाद भी डिफरेंस जो है ना भारत और पाकिस्तान का, ये बड़ा ही होना है, ये घटना नहीं है। पाकिस्तान हैज़ मिस्ड द बस। पाकिस्तान स्टेशन पे खड़ा है और ट्रेन जा चुकी है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है, और वो अभी भी इंतज़ार में कि नहीं ट्रेन आएगी। ट्रेन नहीं आएगी, ट्रेन जा चुकी है। ट्रेन बहुत पहले जा चुकी है। आप 10-15 साल से वहाँ खड़े होकर के आप गलत चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो अब नहीं आनी। आपने जो जनरेशन तैयार कर दी है वहाँ पे, इस जनरेशन को बदलते बदलते आपको 60-70 साल निकल जाएंगे। कोई सलूशन जो आपका हो, पाकिस्तान अब है उसके इतर पाकिस्तान 10 साल बाद हो, आपका सलूशन क्या होगा वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वहाँ के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए, वहाँ के आवाम के लिए?
देखिए, उनको सोल्यूशन देना मेरा काम नहीं है, वो अपना सोल्यूशन खुद निकाले। मुल्क खुद बनाया था ना, मुल्क हिंदुस्तानियों से पूछ के तो नहीं बनाया था। जब मुल्क खुद बनाया था तो अपनी प्रॉब्लम्स भी खुद सॉल्व करे। उनको सोल्यूशन देना मेरा काम नहीं है, ना किसी भी भारतीय का काम है। वो अपना सोल्यूशन खुद ढूंढे, उसको बनाए, बिगाड़े, मुल्क को आग लगा दे, नन ऑफ माई बिजनेस एंड नन ऑफ माई कंसर्न। सीधी सीधी बात ये है। दूसरी बात, आपने देखिए, बहुत छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ एक छोटी सी पिक्चर आती है, मूवी आती है, KGF। KGF को भी छोड़ देते, वो बहुत बड़ी पिक्चर है। उससे भी छोटी मूवी का मैं एग्जांपल देता हूँ, कांतारा। एक प्योरली रीजनल लैंग्वेज में बनी हुई मूवी, टोटल बजट 16 करोड़ रुपए। ठीक है, पाकिस्तानी रुपए में आप लगा लीजिए तो कुछ 54 करोड़ रुपए कांतारा पूरी मूवी बन गई। उसका कलेक्शन कितना है बॉक्स ऑफिस का? 100+ 450 करोड़ कांतारा। इंडियन रुपीस में। पाकिस्तानी रुपीस में आप कन्वर्ट कर लीजिए उसको, तो कुछ 1400 करोड़ रुपए बनते हैं। 14 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपीस में। तो यानी कि 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए में बनी हुई पिक्चर 14.5 अरब पाकिस्तानी रुपए कमाती है। ये हमारी रीजनल लैंग्वेजेस में जो फिल्में बन रही हैं ना, ये उनकी कैपेबिलिटी है। और अगर इतने लोग फिल्में देखने जा रहे हैं तो ये हमारे यहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर है कि यहाँ पे हमारे यहाँ KGF जैसी पिक्चर भी जो है वो 1400-1500 करोड़ रुपए कमा लेती है जस्ट बॉक्स ऑफिस से। सैटेलाइट राइट्स, OTT राइट्स में इनमें जा ही नहीं रहा। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये अंतर है हमारा। ये फिल्म इंडस्ट्री, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है या हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स लीग्स हैं, चाहे वो हमारे यहाँ की जो प्रो कबड्डी लीग है, उसकी जो वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन में पाकिस्तान की जो भी सो कॉल्ड PSL, ये SL, वो SL जितने सारे आ जाएंगे। IPL की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। IPL तो बड़ा इवेंट है। ये जितना अंतर इन चीज़ों में है ना, उतना ही हम दोनों देशों में अंतर है। तो हमें उनसे न उनको हमें सलाह देनी चाहिए, न हमें उनसे कोई हमदर्दी होनी चाहिए। हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान, तो ले लिया है ना पाकिस्तान। चला रहे हो 70 साल से ना, 75 साल से चलाओ, देखो अगले 25 साल भी चलता है या नहीं चलता, सर्वाइव करता है या नहीं करता है। अगर करेगा तो ऐसे ही चीन के टुकड़ों पे करेगा, अमेरिका के टुकड़ों पे करेगा, रूस के टुकड़ों पे करेगा, दूसरों के टुकड़ों पे ही सर्वाइव करेगा। अपने सेल्फ अपने पाँव पे वो मुल्क कभी अपने पाँव पे नहीं खड़ा होगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि वो अपने पाँव पे खड़ा होकर बना ही नहीं था, वो बनाया गया था, किसी और ने बनाया था। यहाँ से 7,000-8,000 किलोमीटर दूर बैठ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 4 लोगों ने डिसाइड किया था कि ये मुल्क बनना है। यहाँ के रहने वाले लोकल लोगों ने वो मुल्क नहीं बनाया था। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से इंडिया छोड़ करके, क्योंकि उसकी वकालत यहाँ नहीं चल रही थी, वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस जा चुका था। मुस्लिम लीग फेल हो चुकी थी इंडिया में 1936-37 के इलेक्शंस में, उसको चर्चिल ने वापस भेजा। जो ब्रिटिश डीप स्टेट था उसने यहाँ वापस भेजा था कि हम तुमको अकोमोडेट करेंगे, हम तुमको हाई टेबल में बिठाएंगे, तुम जाओ। तो उसके नतीजे में बना है, वैसे ही चल रहा है। तो अंग्रेज वहाँ इंग्लैंड में भी अब नारे लगते हैं ना शरिया लॉ के। वहाँ पे भी ग्रूमिंग गैंग्स हैं जो क्रिश्चियन, हिंदू और सिख बच्चियों को ग्रूम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो सिख और क्रिश्चियन बच्चियों को कर रहे हैं। तो उन्होंने जो पाप किया है उसको भुगत भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे आप देख लीजिए। आपको इंग्लैंड में कोई राइट विंगर थॉट को मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ वहाँ के, लेकिन वहाँ के जो भी राइट विंगर लीडरशिप है ब्रिटेन की, वो यही कहते हैं कि हमको मुस्लिमों से प्रॉब्लम नहीं, हमें पाकिस्तानी मुस्लिम से प्रॉब्लम है। अच्छा, ये स्टेटमेंट देते हैं? ये वो स्टेटमेंट देते हैं कि वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द मुस्लिम्स, वी हैव अ प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानी मुस्लिम्स। बिकॉज ये वो है जो यहाँ के ग्रूमिंग गैंग्स चलाते हैं, ये जो है यहाँ पे वायलेंस करते हैं, ये यहाँ पे सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये यहाँ पे सड़कों पे बैठ के ज़बरदस्ती नमाज पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी ये हकीकतें हैं हमारी। तो उन्होंने जो किया है वो काट रहे हैं, जो बोया था वो काटेंगे।